Dear students, good morning. Welcome to all of you in video class. Today I am going to discussing the topic doctrine of eclipse, ग्रहण का सिद्धांत. It means आच्छादन का सिद्धांत. This topic is under the fundamental rights of Constitutional Law of India. अर्थात यह टॉपिक ग्रहण का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक विधि के मूल अधिकारों से संबंधित है. तो ग्रहण का सिद्धांत जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 एवं 2 में निहित जो मूल अधिकारों की व्यवस्था के तहत ये ग्रहण के सिद्धांत को लाया गया था. ऐसे इस ग्रहण के सिद्धांत को समझने के लिए आपको दो भागों में देखने की आवश्यकता होगी. यानी दो तरह से इसे आप समझ सकते हैं. पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व के विधियां से संबंधित डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. एवं दूसरा तरीका है समझने का कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधानोत्तर विधि कि संविधानोत्तर विधियां जिसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को उसके द्वारा समझा जा सकता है. तो सबसे पहले आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित विधियों के आलोक में आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण के सिद्धांत को समझ सकते हैं. तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत स्पष्ट है कि संविधान पूर्व जो विधियां है वह संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी. उस मात्रा तक अवैध होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है. यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसी विधियां प्रारंभ से ही वैध शून्य नहीं होती, बल्कि ये जब अधिकारों के परिवर्तित हो जाने के कारण वे स्टिल बॉर्न या मृत प्राय हो जाती है और उनका प्रवर्तन नहीं किया जाता या नहीं किए जाने के कारण वे मृत प्राय हो जाती है और उनका परिवर्तन ऐसे नहीं किया जा सकता. ऐसे में ये कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होता, डिलीट नहीं होते, बल्कि वे केवल अपने मूल अधिकारों द्वारा शेडोकास्ट आच्छादित हो जाते हैं और जो इन प्रोरेटिव सुषुप्तावस्था में रहते हैं. अर्थात संविधान लागू होने के पूर्व के सभी जो समव्यवहार है जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए उनका अस्तित्व यथावत होंगे या यथावत वैध बना रहता है और ऐसे विधि के अंतर्गत अर्जित किए गए अधिकारों और दायित्वों
को परिवर्तित किया जा सकता है। इसे दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है कि if by an amendment of the fundamental rights enacted subsequent to the commencement of the Constitution, the shadow cast on that law was removed, then the law would get revived and operative। अर्थात यहाँ पर जब वैसे समव्यवहारों का अस्तित्व यथावत वैध रहता है जब तक कि ऐसी विधि के अंतर्गत अर्जित किए गए अधिकारों और दायित्वों को परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके बाद एक कथन आता है। इस कथन से भी आप स्पष्ट हो सकते हैं कि कोई पूछे कि क्या ऐसी विधियां को पुनः प्रवर्तित किया जा सकता है, क्या ऐसी विधियों को हम पुनः प्रवर्तित कर सकते हैं। तो इसके जवाब में आपको एक मामला भीखाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 के मामलों को आप देख सकते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को स्पष्ट किया और इस मामले में एक संविधान पूर्व अधिनियम जो 1947 बेरर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट जो राज्य के मोटर व्यापार को अधिगृहित करने की जो शक्ति प्रदान करता है, यानी कहने का तात्पर्य जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 जो राज्य के मोटर व्यापार को अधिगृहित करने को राइट देता है, शक्तियाँ प्रदान करती है, तो उस समय वह विधि मान्य था, किंतु संविधान लागू होने पर वह शून्य हो गया। 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो 1947 का एक्ट नेचुरली वह वॉइड हो गया, क्योंकि यह एक्ट आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19(1) खंड डी के उल्लंघन करता था, जो नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार इत्यादि करने के मूल अधिकार प्रदान करता था। परंतु 1951 के जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया, इसी परिप्रेक्ष्य में जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसमें आर्टिकल 19 पार्ट 1 में संशोधन करके अमेंड करके राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार मोनोपोली सृजित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अतः न्यायालय ने उसे अभिनिर्धारित किया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप जो स्टील बॉर्न मृतप्राय विधि पुनः सजीव एक्टिव हो उठी, क्योंकि अमेंडमेंट ने उस पर से मूल अधिकारों का जो शैडो कास्ट था, जो ओवरलैपिंग आच्छादन था, उसे हटा लिया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 1951 के जो पहला अमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन था, उसमें जो पहले जो 1947 के एक्ट में जो मोटर व्हीकल्स एक्ट अधिगृहित करने के अधिकार को देता था, उसे संविधान लागू होने के बाद वह अधिकार वॉइड हो गया, अधिगृहित करने का अधिकार शून्य हो गया। उसका रीजन था कि अनुच्छेद 19 पार्ट 1 डी में यह स्पष्ट वर्णित था कि नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार करने का मूल अधिकार उसमें सन्निहित है
जिसको वह चोट पहुंचाता है, अतः उसे वॉइड समझा जाएगा। लेकिन उसी संदर्भ में जब सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट चल रही थी, उस समय 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 19 पार्ट 1 में के कुछ पार्टों को अमेंड करके राज्य को किसी व्यापार में एकाधिकार सृजित करने की शक्तियां दे दी गई। अतः न्यायालय ने इसे स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप मृतप्राय स्टील बॉर्न विधि पुनः एक्टिव हो उठी है, क्योंकि अमेंडमेंट ने उस पर से मूल अधिकारों का जो आच्छादन था, जो शैडो कास्ट था, उसे रिमूव कर दिया, हटा लिया। अर्थात ऐसी विधि को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसी विधि केवल कुछ समय के लिए मूल अधिकारों द्वारा शैडो कास्ट हो जाती है। इसके अलावे फिर एक फोर्थ अमेंडमेंट जो चौथा संविधान संशोधन आया, वह संविधान संशोधन जो 1955 में आया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विषय था जो कि इससे प्रभावित था, इसलिए उसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अंतर्गत लाने हेतु उसमें अमेंड किया गया। तो इस तरह से आप जो भीखाजी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1900 जो 55 के मामला को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इसका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पर कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उससे आप और भी सही रूप से और भी विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। दूसरा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट और फोर्थ अमेंडमेंट में जो विषय वस्तु को लाया गया या अमेंड करके उसमें सुधारा गया, उससे भी आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 13 फर्स्ट में से आधारित जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का फर्स्ट पार्ट है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित जितने भी विषय है, वह जो मूल अधिकारों द्वारा जो शैडो कास्ट हो चुका है, वह कानून तो रहता ही है, लेकिन कुछ समयों के लिए उस पर आच्छादित मूल अधिकारों का आच्छादन पड़ा रहता है, और जब मूल अधिकारों का शैडो कास्ट उससे रिमूव कर दिया जाता है, तो वह एक विधि के रूप में संविधान में वह अर्जित हो जाता है और वह परिवर्तनीय हो जाता है और अधिकारों और दायित्वों को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप पहला जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके द्वारा कि कैसे ऐसी विधियां जो प्रारंभ में शून्य वॉइड है और बाद में वॉइड है, अर्थात वह मूल अधिकारों से असंगत है, उससे डिफर करता है, इसलिए वॉइड है, लेकिन वह शैडो कास्ट मूल अधिकारों का आच्छादन यदि हट जाता है तो वह पुनः सम व्यवहारों के लिए उसका अस्तित्व वैध हो जाती है। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अर्थात जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के दूसरा समझने के लिए दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है, जो संविधानोत्तर विधियां, उसके संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।